इस मृच्छराज श्रृंखला के दर्शकों के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। इसमें एक कोई सज्जन हैं, शूद्र वर्ण के हैं, जाति से केवट हैं। उन्होंने हमें संदेश भेजा है, लिखते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं शायद शूद्र ही हूँ, अपना नाम बताया है कि अमुक केवट हूँ मैं शायद शूद्र ही हूँ। मैंने अपने जीवन में जाने और अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और जब मैं गुरु जी के ज्ञान से जुड़ा, इन्होंने प्रभारी जी को मैसेज भेजा था, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन व्यर्थ कर लिया है। मतलब ज्ञान से जुड़ा तो उससे पहले का जीवन इनको व्यर्थ लगने लगा। मैं अब क्या करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपने माँ बाप, दोस्त, भाई, भाभी सबकी नज़रों से नज़र मिलाने लायक नहीं बचा हूँ। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, क्या करूं कि मन को शांति मिले। मैं राह भटक गया था, कभी इस्लाम तो कभी क्रिश्चियनिटी तो कभी बुद्धिज्म तो कभी ओशो, इन्हीं के जाल में फंस गया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्या करना उचित है मेरे लिए। मैं उम्मीद में अपने देवी देवता, मैं उन्माद में, अंग्रेजी वर्तनी इनकी है, मैंने उन्माद में अपने देवी देवताओं को शैतान समझ लिया था। तो इनका जो वैयक्तिक मार्गदर्शन है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि इस श्रृंखला के बाद बहुत से लोगों की आंखें खुली हैं, और ये श्रृंखला लंबी चलेगी, अलग अलग माध्यमों से प्रसारित होती रहेगी। और इसमें 100, 150, 200 जब तक हरी इच्छा हो उतने अनुभाग आएंगे, उतनी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे अनुभाग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके समक्ष ऐसे रहस्य प्रकाशित किए जाएंगे जो आपके देखने के नज़रिए को, सामाजिक दृष्टिकोण को बहुत हद तक, बहुत गंभीरता से बदलेंगे। इस श्रृंखला को देखने के साथ साथ बहुत से दर्शकों को बहुत कुछ अनुभव भी हुए। श्रृंगेरी से हमारे पास एक फ़ोन आया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन 4 बजे सुबह एक साधक आए थे और दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी थी। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा कि कोई दूसरे साधक उनको स्वप्न में आकर मृच्छराज का चित्र बनाकर दिखा रहे थे, और वो बहुत डर गए थे और कांपते हुए मेरे पास आए थे रात को। तो ऐसे ही एक श्रृंगेरी के एक अध्यापक हैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि मृच्छराज सीरीज को वो बहुत गंभीरता से फॉलो कर रहे हैं, और इन बातों को क्रॉस वेरीफाई इत्यादि भी करते हैं, तो सारी बातें उनको सत्य प्रमाणित प्राप्त होती है। तो इस श्रृंखला में उन्होंने जब देखना प्रारंभ किया था, उस समय से ही उनके साथ अब कुछ अपशगुन जैसा या कुछ नकारात्मकता जैसा अनुभव होता रहा है। यद्यपि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, किंतु स्वप्न में वो देखे कि वो मृच्छराज जो है आया इनके पास, लेकिन बड़े सूट बूट और एकदम क्लीन शेव, और जैसे कोई यूरोपियन जेंटलमैन दिखता हो वैसे स्वरूप में वो आया था, और कहा कि देखो मेरे ही बारे में बताया जा रहा है, मैं ही हूँ, तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। तो इन्होंने कहा कि तुम कैसे सिद्ध करो। बोले ये जितने बड़े बड़े सब हैं, सब हमारे ही तो सेवक हैं, ये सब जितने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बने घूम रहे हैं। तो फिर इन्होंने पूछा कि मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारी बात का, कैसे विश्वास करूँ। तब उसने अपना जो पैशाचिक वैभव है और जो इंद्रजाल है वो सब दिखाया। फिर भयभीत हो गए, और जैसे ही वो व्यक्ति, वो जो आसुरी तत्व था इनके मन में प्रविष्ट होने का प्रयास करने लगा, तो ये कलिनाशन मंत्र पढ़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसने मन को वश में कर रखा था, उससे पहले ही उसने हाईजैक कर रखा था। तो कलिनाशन मंत्र में कीर्तनम कलिनाशनम तो याद आ रहा था, लेकिन कर्कोटकस्य नागस्य ये वाला भाव जो प्रारंभ है जहाँ से, वहाँ से उनको याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा अब क्या करे, कैसे करे। तो फिर वो नारायण 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 ऐसे भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। फिर वो शक्ति कही कि अच्छा ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन फिर हम वापस आएंगे, ऐसा कह के वो भाग गया। और जब ये प्रातःकाल, ये सब जब इनका स्वप्न टूटा, तो ये स्वप्न टूटते ही देखते कि सुबह एकदम 4 बज रहे हैं, और जैसे अपने कक्ष का दरवाजा खोले देखते हैं सामने एक चूहा किसी ने मार कर फेंका हुआ है। प्राकृतिक नहीं मरा, किसी ने मार कर ये चूहा उनके इसमें दरवाजे पर फेंका हुआ है। और फिर जिस संस्थान में वो पढ़ाते हैं, उस संस्थान में भी उनकी जो नियमित कक्षाएं चलती थी, वहाँ से उनको स्थानांतरित करके किसी पुराने बिल्डिंग में, जहाँ सुनसान हो, एकांत हो, और जहाँ पर अधिक लोग आते जाते न हो, वहाँ पर एक कक्ष में उनको पढ़ाने के लिए कहा गया है। और प्रतिदिन कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि रात को 8 बजे के बाद भी उनको वहाँ जाना ही पड़ता है। तो वही कह रहे थे कि कहीं एकांत में जाकर किसी मानसिक विकृति को जन्म देने का प्रयास तो नहीं करते हैं ऐसी शक्तियाँ। ये सब बातें वो साझा कर रहे थे। और एक आश्चर्यजनक घटना ये घटित हुई कि प्रयागराज के एक चौहान, जो कई वर्षों से जापान में रहने लगे हैं और वहाँ पर योग आदि सिखाते हैं, व्यायाम इत्यादि सिखाते हैं, प्राणायाम इत्यादि, वो अचानक से मुझे मिले। उन्होंने कहा कि मैं आपकी श्रृंखला देख रहा था और मुझे ज्ञात हुआ कि आप कामाख्या में हैं। तो फिर वो हमसे भेंट किए और
उन्होंने फिर जितने भी ये सब सीक्रेट सोसाइटीज हैं, फ्रीमेसन्स हैं और ये सब के विषय में बहुत कुछ बातें बताई कि जापान में ऐसे ऐसे ये लोग कर रहे हैं, अलग अलग देशों में किस किस नाम से क्या क्या संस्थाएं चला रहे हैं। तो उनके विषय में भी बहुत कुछ उन्होंने अपने अनुभव ही हमसे साझा किए, जबकि मैं उनको पहले से नहीं जानता था। उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है, मैं भी उनका पूरा नाम नहीं बताऊंगा, वो प्रयागराज के चौहान परिवार से थे, लेकिन चले गए थे हांगकांग, फिर वहाँ से जापान की ओर निकल गए थे। तो यद्यपि मैं विदेशगामियों की संगति तो करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन अब कोई मिल गए थे तो हमने कुछ वार्तालाप उनसे कर लिया कि क्या इनके पास जानकारी है, क्या ये बताना चाहते हैं, ये सब हमने जाना। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि म्लेच्छराज अपने अनुयायियों को आपस में लड़वाता है। क्यों लड़वाता है? क्योंकि कलह जब बढ़ता है तो उसकी शक्ति बढ़ती है। कलिश्च कलह प्रिय। अलग अलग देशों के सत्ताधारी पार्टियां आपस में सभी म्यूचुअली उसी की गुलामी कर रही हैं, लेकिन आपस में क्यों लड़ती हैं? ताकि कलह बढ़े। वृक्षराज उनको आपस में कलह से युक्त रखता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव से युक्त रखता है, क्योंकि द्वेष से, क्रोध से, कलह से उसका बल बढ़ता है। और जब कलयुग का बल बढ़ता है तो हिंसा की वृद्धि से वृक्षराज का भी बल बढ़ता है। तो जो लोग बड़े युद्ध कर सकते हैं उनको आपस में बड़े युद्ध में वो प्रेरित करता है। जो नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों को घरेलू स्तर पर गृह क्लेश इत्यादि में, आस पड़ोस के झगड़े में, गृह क्लेश में, भाई भाई में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, ये सब करवाता है। और अगर वहां भी संभव नहीं हो तो व्यक्तिगत रूप से हत्या के लिए प्रेरित करता है, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। तो अधिक से अधिक हत्या, हिंसा इत्यादि जब होते हैं तब जाकर वृक्षराज का बल बढ़ता है। अब हत्या हिंसा कराने के लिए किसी दूसरे ब्रह्मांड से तो व्यक्ति लाएगा नहीं वो, तो यही के लोगों को आपस में वैमनस्य से युक्त करके तुमको अधिक धन दूंगा, उसको कम दूंगा, तुमको ये वैभव दूंगा, वो वैभव दूंगा, ऐसे लस्ट दिखाकर, ऐसे लोभ दिखाकर वो आकर्षित करता है, मानसिक रूप से उनको उन घटनाओं या उन तत्वों के प्रति खींचता है, फिर झगड़ा करवाता है। इसीलिए दो ऐसी संस्थाएं जो म्लेच्छराज के ही नीचे काम कर रही हैं उनमें भी आपसी द्वंद्व या युद्ध देखने को स्पष्टतया प्राप्त हो जाता है ताकि कलि वृद्धि होती रहे। ये सब बातें ध्यातव्य हैं। अब सांप्रदायिक द्वेष के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कल हमने पिछले अनुभाग में चैतन्य महाप्रभु को भगवान का शक्त्यावेशावतार बताया, तो इससे भी कई लोग भड़क गए, कई लोग इससे भड़क गए कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बात ऐसी है कि शास्त्रों में जहां जहां जिस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है उसी आधार पर चलेंगे, न किसी अतिशयोक्ति के आधार पर चलेंगे। जैसे कि भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के अवतार हैं, किंतु हम उन्हीं को सीधे परब्रह्म नहीं कहेंगे, हम उनको भगवान शिव का ज्ञानावतार ही स्वीकार करेंगे। और रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार हैं, किंतु हम उनको सीधे सीधे वो नहीं कहेंगे कि भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञा, क्योंकि जो निष्कल निर्गुण निर्विकार परब्रह्म है वो भिन्न स्थिति का चेतन है, और देहगत स्थिति में आचार्य पद पर बैठने वाले ज्ञानावतारी जन भिन्न स्थिति के चेतन होते हैं। तो इसीलिए अगर सीधे सीधे शंकराचार्य जी को हम केवल परब्रह्म ही कह देवे, हालांकि अहम ब्रह्मास्मि का भाव जो है जीवो ब्रह्म ना पर, इस तात्विक दृष्टिकोण से तो फिर समस्त जीव समुदाय परब्रह्म ही है, इसमें कोई फिर आपत्ति नहीं है। अगर कोई कहे कि अहम ब्रह्मास्मि भाव से शंकराचार्य जी सीधे ब्रह्म है, तो वैसे तो प्रत्येक चेतन, प्रत्येक जीव के लिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, न कि केवल स्वयं के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर सभी लोग सीधे परब्रह्म है, किंतु स्थितिगत भेद से उस मर्यादा के अनुरूप ही व्यवहार करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे वैमनस्य वाली बातें भी कलह वृद्धि के लिए देखने को मिलती हैं। आप मध्वाचार्य जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आदि शंकराचार्य जी के और उनके सिद्धांतों के प्रति कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये देखकर आपका मन क्रोध से भर सकता है। लोगों ने कहा कि भाई गौड़ीय लोगों को पता चलेगा कि तुमने ऐसा कहा है तो तुम्हें बहुत मतलब दुत्कारेंगे, फटकारेंगे। मैंने कहा भाई अपने में झगड़ा चल रहा है। आप देखें तो गौड़ीय संप्रदाय में क्या भगवान कृष्ण को लेकर कलह नहीं है? वो लोग क्या कहेंगे, द्विभुज कृष्ण को, दो हाथ वाले कृष्ण भगवान को छोड़कर अगर तुम चतुर्भुज कृष्ण की पूजा कर लोगे तो वहां भी झगड़ा कर देते हैं कि नहीं नहीं, दो ही हाथ वाले की पूजा करनी, चार हाथ वाले को हम नहीं पूजा करेंगे। तो ये यहां तक वो भेद में घुसे हुए हैं, यहां तक। तो अलग अलग संप्रदाय में ये सब बातें हैं। आप देखें तो एक बंगाली ब्राह्मण हैं, उन्होंने ही हमें बताया था कि तंत्र रत्नाकर में गणपति जी का एक वचन उद्धृत है जहां चैतन्य महाप्रभु को आसुरी तत्व से युक्त बताकर कहा गया है कि वो शैव धर्म का विनाश करने आएंगे। अब इस बात से झगड़ा होगा कि नहीं होगा?
इस बात से सांप्रदायिक वैमनस्य होगा कि नहीं होगा। और वैसे ही ये लोग उठाकर कहते हैं कि शिव जी जो हैं वो तो मायावाद का प्रवर्तन करने के लिए आए थे, वो तो प्रच्छन्न बौद्ध थे, वो तो वैदिक धर्म का विनाश करने आए थे, मुनिमान नाम का दैत्य आया था, इस प्रकार से ये लोग भी कहते रहते हैं। यद्यपि इन सब विषयों पर हम विस्तृत लेखन व्याख्यान ये सब पहले भी शोधनात्मक समन्वयात्मक रूप से कर चुके हैं। तो दोनों एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं और दोनों अपने अपने वाले को सीधे डायरेक्ट परब्रह्म ही बताने में लगे हैं, लेकिन दूसरे के सत्व को, दूसरे के तत्व को, सत्व को, तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। केवल हमरे वाला मानो और हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही मानो, ये झगड़ा सबका हो गया है। अस्तु, तो हम ये बता रहे थे आपको कि म्लेच्छराज की जो एक संस्था है जिसका नाम है फ्रीमेसन्स, फ्रीमेसन्स से बहुत सक्रियता से, प्रत्यक्ष भाव से जुड़ा हुआ एक परिवार है जिसको कहा जाता है फॉर्ड फैमिली। फॉर्ड फैमिली, अच्छा देखिए, जैसे हम आपको बता रहे थे कि विवेकानंद के विषय पर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो लोगों ने कहा कि हम जो हैं सबके बारे में सुन लेंगे, विवेकानंद के बारे में नहीं सुन सकते हैं, इस्कॉन के बारे में नहीं सुन सकते हैं, प्रभुपाद के बारे में नहीं सुन सकते हैं। और प्रभुपाद ने रामकृष्ण परमहंस के विषय में जितनी गालियां बकी हैं वो तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? प्रभुपाद ने रामकृष्ण परमहंस को क्या क्या कहा है, ये कभी उसके ग्रंथों में पढ़ना और नहीं पढ़ पाओगे तो मैं आगे करूंगा, मैं तो बताने ही वाला हूं। अस्तु, हम आपको बता रहे थे कि कैसे फॉर्ड परिवार ने इस्कॉन को स्पॉन्सर किया, कैसे फॉर्ड परिवार फ्रीमेसन्स से जुड़ा हुआ है और कैसे फॉर्ड परिवार जू समुदाय का, यहूदी समुदाय का, जुडाइज्म का एक संक्रमण हिंदुओं के मध्य फैलाने वाला है, ये भी बताएंगे। जो लोगों को लगता है कि इस्कॉन हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है उनको भी बताएंगे कि क्यों इस्कॉन के मंदिर सरकार के अधिग्रहण में नहीं है लेकिन हिंदुओं के मंदिर सरकार के अधिग्रहण में है, क्योंकि इस्कॉन स्वयं को हिंदू नहीं मानता है। इस्कॉन स्वयं को इस्कॉन मानता है, इस्कॉन स्वयं को हिंदू नहीं मानता है। जो खुश होकर तुम लोग उछलते हो ना, इस्कॉन हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, इस्कॉन हिंदू शब्द से ही नफरत करता है और इसका प्रमाण भी हम आपको देते जाएंगे। आप केवल सुनते जाइए, आप केवल इन तथ्यों से अवगत होते जाइए। तो हुआ क्या था, मैं आपको ये बता रहा हूं। जो बाइडेन, जो कि वर्तमान में अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति है, पिछली सत्ता उसी की थी, तो जो बाइडेन अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, 19 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से फ्रीमेसन का सदस्य बना है और इसके विषय में समाचार भी निर्गत किए गए थे। जो बाइडेन वाज डिक्लेयर्ड अ मास्टर मेसन एट साइट बाय द प्रिंस हॉल ग्रैंड लॉज ऑफ साउथ कैरोलिना ऑन जनवरी 19, 2025। मास्टर मेसन की उपाधि इसको प्राप्त हुई है प्रिंस हॉल ग्रैंड लॉज, जो साउथ कैरोलिना में फ्रीमेसन्स का एक ऑफिस है या उसका इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक मुख्यालय जैसा है, वहां पर इसको ये उपाधि मिली है। और जो पहला राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन, वो भी फ्रीमेसन्स का उच्चाधिकारी रहा है। क्या कहते हैं फ्रीमेसन्स, बिगिनिंग विद द नेशंस फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन। और आधिकारिक रूप से सत्ता में रहते हुए फ्रीमेसन्स का जो उद्घोषित सदस्य रहा है वो कौन था? फॉर्ड परिवार का ही एक व्यक्ति था। क्या नाम था? गेराल्ड फॉर्ड। इसके विषय में भी आप जान लें, ये 1913 ईस्वी में जन्मा था, 2006 ईस्वी तक जीवित रहा था और 9 अगस्त 1974 से लेके 20 जनवरी 1977 ईस्वी तक ये अमेरिका का राष्ट्रपति रहा था। कौन? गेराल्ड फोर्ड, गेराल्ड फोर्ड, या इस प्रकार से कुछ इसका उच्चारण होगा, तो गेराल्ड फोर्ड ही होना चाहिए। द मोस्ट रिसेंट प्रेसिडेंट टू हैव अनडिस्प्यूटेड मेंबरशिप इज गेराल्ड फोर्ड, ये था। तो इसमें क्या हुआ है, हेनरी फोर्ड के विषय में हम बताना चाहेंगे। हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति है जिसने फोर्ड फाउंडेशन की नींव रखी थी। फोर्ड फाउंडेशन बाहर से गाड़ियां बनाने का काम करता है, ऑटोमोबाइल का उसका बिजनेस है। और फोर्ड फाउंडेशन की जो टोटल मार्केट कैप है, जो टोटल उसका जो इकोनॉमिक वेंचर है, उसमें आप 5% मान लीजिए गाड़ियों का है और 95% मान लीजिए हथियार का है। फोर्ड फाउंडेशन का 95% जो पैसा है वो किस में इन्वेस्टेड है? युद्ध में, हथियार में, मिसाइल्स में, वेपन्स में, टैंक्स में, बंदूकों को बनाने में, आर्मर वाली गाड़ियां फौज के लिए बनाने में। मतलब 95% पैसा वो कहां लगाए हुए हैं। जैसे
सैमसंग कंपनी से आपको क्या लगता है, सैमसंग किस चीज की कंपनी है? तो आपको लगता है सैमसंग मोबाइल बनाने की, टैबलेट बनाने की, लैपटॉप बनाने की कंपनी है। लेकिन सैमसंग अपने पूरी पूंजी के बहुत छोटे से हिस्से में ये काम करती है। सैमसंग का मुख्य जो कार्य है वो रियल एस्टेट का है, होटल्स का है, होटल चेन का है, रियल एस्टेट का काम है सैमसंग का मुख्य। और सैमसंग जो है वो बाहर से केवल स्वयं को एक मोबाइल कंपनी के रूप में एडवर्टाइज करती है। वैसे ही फोर्ड का बाहरी रूप है ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में, आंतरिक है उसका हथियारों के सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। फिर से बैंकिंग सेक्टर में फोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। फोर्ड का बैंकिंग सेक्टर और हथियार सेक्टर दोनों में जितना इन्वेस्टमेंट है वो 95% काम में लगा हुआ है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसके लिए टर्सरी आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है, क्योंकि हथियारों वाले पैसे को कहां वो इन्वेस्ट करेगा, का तो सूदखोरी में लगाएगा। सूदखोरी का लीगल प्रारूप क्या है? फिर बैंकिंग सिस्टम है। तो बैंकिंग सिस्टम में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, वो वाया हथियारों से है, वाया वो वेपन्स बनाकर बैंकिंग में अपना इन्वेस्ट करती है और बाहर से अपनी ब्रांडिंग को स्टेब्लिश करने के लिए गाड़ियों का आश्रय लेती है। ये फोर्ड कंपनी का एक सत्य है। तो फोर्ड कंपनी की नींव किसने रखी थी? हेनरी फोर्ड ने। और हेनरी फोर्ड क्या था? हेनरी फोर्ड फ्रीमेसन्स का एक उच्चाधिकारी रह चुका है। फ्रीमेसन्स मृक्षराज की एक बड़ी प्रसिद्ध और सक्रिय संस्था है। तो बता रहे हैं आपको हम, जो समाचार इसमें प्राप्त है आप सुनेंगे। At the annual meeting of the Supreme Council for the Scottish Rites Northern Masonic Jurisdiction held in September 1940 in Cincinnati, Ohio, George E. Bushnell, deputy for the state Michigan, presented the name of Henry Ford of Dearborn, Michigan, to receive the degrees of the right from the 4th to the 32nd, inclusive, and thereafter the 33rd degree, and asked for unanimous consent to ballot upon this nomination. The request was granted, and the ballot spread, and it proving to be clear, Henry Ford was declared to be elected to receive the degrees of the right from the 4th to the 32nd, inclusive, in some value of the jurisdiction in which the degrees were being worked under the direction of sovereign grand commander, and the 33rd degree after he has been duly created a sublime prince of the royal secret, 32nd degree, प्रिंस ऑफ द रॉयल सीक्रेट। फ्रीमेसन्स के जो शाही रहस्य हैं उनका रक्षक राजकुमार, ये उपाधि किसको मिली थी? हेनरी फोर्ड को। हेनरी फोर्ड इनिशियली 4थे डिग्री का फ्रीमेसन्स था, लेकिन चूंकि इसमें यह प्रतिभा थी, यह वफादारी थी अपने उस पैशाचिक संस्था के प्रति कि इसने अपने व्यापारिक इन्फ्लुएंस से, अपनी तेज तर्रार दिमाग की स्थिति से उस समय जो स्कॉटिश राइट जो अनुभाग था फ्रीमेसन्स का, वो जो लाइनेज है नॉर्थर्न मैसोनिक ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, वहां के जॉर्ज ई बुशनेल, जो कि मिशिगन शहर का डेप्यूटी हुआ करता था, मिशिगन राज्य का डेप्यूटी हुआ करता था, उसने हेनरी फोर्ड का नाम प्रस्तावित किया कि इसको 4थे से लेकर सीधे 32वें डिग्री का प्रमोशन दिया जाए। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपसे हवलदार और आप सीधे बन गए आईजी। आप कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल मान लीजिए, एकदम जीडी तो नहीं थे, फर्स्ट सेकंड रैंक में नहीं थे आप 4th में थे, आप हेड कांस्टेबल थे, लेकिन आपको बना दिया गया सीधे आईजी। ये आप समझ लीजिए। तो इसके लिए बाकायदा वहां पर मीटिंग हुई और जब जॉर्ज ई बुशनेल ने इसके नाम को प्रस्तावित किया, हेनरी फोर्ड के नाम को, कब किया? सितंबर 1940 में ओहियो में ये हुआ था सम्मेलन। तो वहां पर जो बैलेट वोटिंग हुई एनोनिमस, वहां से उसको बढ़ोतरी का समर्थन दिया गया और फिर इसको 32nd डिग्री होल्डर बनाया गया और फिर वहां पर ये अच्छा काम किया, फिर इसको 33rd डिग्री होल्डर भी बनाया गया। अब आगे क्या हुआ? एट द टाइम दैट द नॉर्दर्न मैसोनिक ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम काउंसिल कन्फर्ड द 33rd डिग्री ऑन हिम ऑफ एज 77, हेनरी फोर्ड हैड बीन अ मेसन फॉर 46 years, having been raised in Detroit's Palestine Lodge number 357 in 1894 at age 37। 1894 ईस्वी में, जो कि 1863 का इसका जन्म था, तो 1894 में 31 वर्ष का हो जाएगा कौन? हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड जो है वो 31 साल की उम्र में जो डेट्रॉइट का फलस्तीन लॉज था, जिसका क्रमांक 357वां, रूम नंबर 357वां था, वहां पर फ्रीमेसन्स के ही छत्रछाया में ये पला बढ़ा आगे हुआ
और ऑन द इवनिंग ऑफ December 6, 1940, the Supreme Council opened a special meeting to confer the 33rd degree on Henry Ford at the Masonic Temples in Detroit, Michigan. मिशिगन के डेट्रॉइट में 6 दिसंबर 1940 को एक स्पेशल काउंसिल बुलाई गई। सुप्रीम काउंसिल ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई। सितंबर 1940 में तो इसको ओहियो में दिया गया था 32nd डिग्री का प्रमोशन, और फिर दिसंबर 6 को 1940 ईस्वी में ही मिशिगन में इसको दिया गया 33rd डिग्री का प्रमोशन। द मीटिंग ओपन एट 9 PM एंड वाज ओवर एट 11:45 PM। रात को 9 बजे ये मीटिंग प्रारंभ हुई और ठीक 11:15 बजे ये मीटिंग समाप्त हुई। रात्रि के दूसरे पहर में इन्होंने अपनी सारी रस्में निभाई, जो भी वो बाल वर्षिप इत्यादि करते होंगे, ये सब जो भी वो अपने पैशाचिक वृक्षराज की शक्तियों की आराधना करते होंगे, तो रात्रि के दूसरे पहर में सारी गतिविधियां की गई और फिर हेनरी फोर्ड को बनाया गया 33rd डिग्री होल्डर ऑफ फ्रीमेसन्स स्कॉटिश राइट लाइनेज। अमंग दोज प्रेजेंट वेयर द मीन पिक्चर्ड इन द फोटोज अबव, वहाँ एक चित्र भी है, चित्र हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। ओहियो का गवर्नर था जॉन डब्ल्यू ब्रिकर, वो भी 33 डिग्री होल्डर था। सोवरेन ग्रांड कमांडर था कनाडा का सुप्रीम काउंसिल का जो था जॉन ए रोलैंड, वो भी 33 डिग्री होल्डर था। सोवरेन ग्रांड कमांडर था नॉर्दर्न मैसोनिक जुरिस्डिक्शन का मेलविन एम जॉनसन, वो भी 33 डिग्री होल्डर था। और मिशिगन का जो डेप्यूटी था और बाद में जो सोवरेन ग्रांड कमांडर भी बना मिशिगन जुरिस्डिक्शन का, जॉर्ज बुशनेल, वो भी 33 डिग्री होल्डर था। इनके साथ पांचवा ये कौन था? हेनरी फोर्ड। व्हाइल फोर्ड वाज unquestionably the most well-known person in the room that evening, two other men pictured in the photo above were not only well-known within Scottish Rite Freemasonry but were at the same time luminaries in the legal field. अब फ्रीमेसन से जुड़े दो लोग वहां पर और थे जो फ्रीमेसन्स के सदस्य थे और बाहर कानूनी जगत में उनकी बड़ी अच्छी पैठ थी फोर्ड के साथ। फोर्ड तो व्यापारी होने के कारण प्रसिद्ध था ही, लेकिन दो लोग वहां उस रूम में और थे जो फ्रीमेसन्स के ही सदस्य थे, स्कॉटिश राइट लाइनेज के थे ये लोग, और वहां पर कानूनी जगत में बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी। कौन कौन थी लोग? तो जॉर्ज बुशनेल जो चीफ जस्टिस था मिशिगन सुप्रीम कोर्ट का, और मेलविन जॉनसन जो था वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल का डीन था। ये दोनों जो थे उस रूम में, ये इन सामाजिक पदों पर भी न्यायपालिका में भी ऐसे बैठे हुए थे। जॉन ब्रिकर जो था वो ओहियो का गवर्नर था, वो भी लीगल फील्ड में काम कर चुका था। वो ओहियो के अटॉर्नी जनरल के रूप में 1933 से 1937 ईस्वी तक काम कर चुका था और उसके बाद गवर्नर भी बना था। और फिर 12 साल के बाद वो 47 ईस्वी से 52 ईस्वी तक, 33 से 12 उधर जोड़ लेंगे तो, और 37 तक ये रहा था, 33 से 37 तक, फिर लगभग 12 साल ये ओहियो का यूएस सीनेटर भी रहा था, फिर लॉ प्रैक्टिस में भी ये घुस गया था। तो जो हेनरी फोर्ड है उसकी हमने आपको कुंडली दिखा दी कि हेनरी फोर्ड क्या था, कैसा था। और हेनरी फोर्ड का जो परपोता है एल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड, जिसका जन्म 1950 में हुआ था, वो किसका स्पॉन्सर था? अम्बरीश दास के नाम से ये अपने आप को बदल लेता है। कौन? अल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड। ये प्रभुपाद का सबसे बड़ा इन्वेस्टर में से एक था। आप गूगल में एक सर्च करेंगे टर्म इस्कॉन रिलेशनशिप विथ जूस, JEWS, या इस्कॉन एंड जूस, या जूज इन्फ्लुएंस इन इस्कॉन, ऐसे आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि इस्कॉन की जो GBC है, GBC मतलब उसकी जो केंद्रीय गवर्निंग बॉडी है, आप मान लीजिए, जो पूरे विश्व में इस्कॉन की गतिविधियों को रेगुलेट करती है, इस संस्था में घुसे हुए बड़े बड़े उच्चाधिकारी अधिकतर यहूदी हैं, घोषित रूप से यहूदी हैं, बड़े बड़े बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ये इस्कॉन को रन कर रहे हैं। कोई हिंदू धर्माचारी इस्कॉन को नहीं रन कर रहा है, यहूदी रन कर रहे हैं इस्कॉन को, पैसे से भी, पॉलिटिक्स से भी, औकात से भी। और इस्कॉन को पैसा भी इन्होंने नहीं दिया, इस्कॉन को प्लेटफॉर्म भी इन्होंने दिया, इस्कॉन को वर्ल्ड वाइड इन्हीं लोगों ने पहुंचाया। और मैक्सिको के फ्रीमेसन लॉज में बाकायदा प्रभुपाद गया भी था और उसका प्रवचन करता हुआ चित्र हमने आप सबों को सार्वजनिक रूप से पिछले अनुभागों में बता भी दिया था, दिखा भी दिया था। तो हम आपको अल्फ्रेड फोर्ड के विषय में बता रहे थे। आपको जो
गेराल्ड फोर्ड है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो जिस समय गेराल्ड फोर्ड अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसी समय अल्फ्रेड फोर्ड ने प्रभुपाद को इन्फ्लुएंस करना प्रारंभ किया था। तो अल्फ्रेड फोर्ड जो है वो कौन है? अल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड, ऑल्सो नोन एज अम्बरीश दास, इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन एंड द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी। प्रभुपाद के पूरी कुंडली बताने से पहले हम आपको दोनों लाइनेज बता रहे हैं। एक पिछले अनुभाग में बता दिए कि प्रभुपाद की जो गुरु परंपरा है उसका फर्जीवाड़ा क्या है, और प्रभुपाद के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो उसको प्लेटफॉर्म देने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से मृच्छराज की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। दोनों बातों को जब हम एक साथ लाएंगे, कहां से उसको रूप मिला, नाम मिला, मंत्र मिला, और कहां से पैसा मिला, दोनों को लाकर जोड़ेंगे प्रभुपाद पर, फिर आगे बताएंगे कि इसने क्या क्या कर्मकांड कर रखे हैं। तो हेनरी फोर्ड के विषय में आपको हम बता चुके हैं कि कितने गहराई से ये घुसा हुआ था फ्रीमेसन्स में, और उसके एक उच्चाधिकारी के रूप में ये प्रतिष्ठित था। उसी के परपोते अल्फ्रेड फोर्ड ने प्रभुपाद से मिलकर दीक्षा ली थी और नाम रखा था अम्बरीश दास। तो ही हैज बीन एन इनिशिएटेड डिसिपल ऑफ एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सिंस 1974। ये 1974 में दीक्षा लेता है किससे? प्रभुपाद से। कौन? अल्फ्रेड फोर्ड। अल्फ्रेड फोर्ड कौन है? अमेरिका का एक प्रसिद्ध उद्योगपति है। किसका परपोता है? हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड फोर्ड फाउंडेशन का संस्थापक था, प्लस हेनरी फोर्ड फ्रीमेसन्स में 33 डिग्री होल्डर था। ऊपर से जो गेराल्ड फोर्ड है वो किस समय था राष्ट्रपति अमेरिका का? 1974 से 1977 तक। 1974 में गेराल्ड फोर्ड बनता है अमेरिका का राष्ट्रपति, और 1974 में ही अल्फ्रेड फोर्ड जो है वो दीक्षा लेता है किससे? प्रभुपाद से। देख रहे हो कनेक्शन? इतना स्पष्ट कनेक्शन भी नहीं दिख रहा है तो फिर जाकर अंधे हो जाओ। तो क्या हुआ इसके साथ? He first met Bhakti Vedanta Swami in Dallas, USA. Alfred Ford joined the International Society for Krishna Consciousness, the Hare Krishna, in 1975. 74 में मिला जब गेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बना। उसी समय अल्फ्रेड फोर्ड किससे मिलता है? प्रभुपाद से मिलता है। 75 ईस्वी में उसने दीक्षा ली। एंड दैट सेम ईयर ही मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया विथ प्रभुपाद, और तुरंत इंडिया आया प्रभुपाद के साथ। और क्या किया? ही असिस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन हवाई एंड ऑल्सो डोनेटेड $5 लाख टू हेल्प एस्टेब्लिश द भक्ति वेदांता कल्चरल सेंटर इन डेट्रॉयट, व्हिच वाज कंप्लीटेड इन 1983। अब जो है 74 ईस्वी में गेराल्ड फोर्ड अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। गेराल्ड फोर्ड फ्रीमेसन्स का एक उच्चाधिकारी रह चुका है, और उच्चाधिकारी रहते हुए अमेरिका की सत्ता को कंट्रोल कर रहा था। हिंदी वर्तनी में जेराल्ड और गेराल्ड दोनों शब्द हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो गेराल्ड फोर्ड था या जेराल्ड फोर्ड था, इसकी हैसियत तुम समझ सकते हो, या मृच्छराज कैसे इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या राष्ट्राध्यक्षों की सत्ता को। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक झटकेदार बात बताने वाला हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब जेराल्ड फोर्ड बना, कब बना? 1974 में बना। द सेम ईयर व्हेन अल्फ्रेड फोर्ड ज्वाइंड प्रभुपाद। जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़कर नहीं बना, उसने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। ये जो तुम डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन और ओबामा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर हवा मचाए रहते हो कि भाई हम अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जा रहा है तो हम देखेंगे कि चुनाव में कैसे निष्पक्षता हो रही है, क्या घोटाले हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। ये फोर्ड भाई साहब बिना इलेक्शन लड़े अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना विदाउट कंपीटिटिंग इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो कहो कि हो सकता है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े हों, उपराष्ट्रपति बने हों, और बाद में फिर राष्ट्रपति के मरने पर या रिजाइन देने पर इनको स्वाभाविक प्रमोशन मिल गया हो राष्ट्रपति के रूप में। ऐसा होता है ना, जैसे कि राष्ट्रपति अगर अस्वस्थ हो, मर जावे या रिजाइन दे देवे, तो अगले चुनाव तक जो उपराष्ट्रपति है उसी को राष्ट्रपति के रूप में प्रोन्नत कर दिया जाता है। ये एक वैकल्पिक बात संविधान में होती है। किंतु मजे की बात क्या है कि जेराल्ड फोर्ड भाई साहब ने तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं लड़ा था, ये वाइस प्रेसिडेंसी का भी चुनाव नहीं लड़े थे, प्रेसिडेंसी का भी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन सीधे प्रेसिडेंट बने। और ये नहीं कि इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद मध्यावधि चुनाव करवा दिया गया, नहीं, बढ़िया ये लगभग 800-900 दिनों तक राष्ट्रपति बने, मतलब मोर देन 2 इयर्स ये राष्ट्रपति बने रहे। 74 से 77 तक बने रहे ये।
हालांकि 77 पूरा नहीं रहे, 74 पूरा नहीं रहे, 75 76 पूरा रहे, और उधर 74 का उत्तरार्ध और इसका पहले 77 में। लेकिन लगभग ये 2.5 वर्षों तक राष्ट्रपति बना रहा अमेरिका का कौन? जेराल्ड फोर्ड। फ्री मेसन्स का 33 डिग्री होल्डर था, चुनाव नहीं लड़ा, समझ रहे हो? हेनरी फोर्ड डेट्रॉइट में 33 डिग्री होल्डर बनता है। जेराल्ड फोर्ड फ्रीमेसन्स का 33 डिग्री होल्डर बनता है। जेराल्ड फोर्ड जो फ्रीमेसन्स का घोषित उच्चाधिकारी था, बिना राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े सीधे अमेरिका का राष्ट्रपति 2.5 साल तक बना रहता है। और जिस साल वो राष्ट्रपति बनता है उसी साल हेनरी फोर्ड का परपोता अल्फ्रेड फोर्ड ज्वाइन करता है प्रभुपाद को, और अगले ही साल भारत आता है। और उसके अगले ही साल जब जेराल्ड फोर्ड बना हुआ था बिना चुनाव लड़े अमेरिका का राष्ट्रपति, तब डेट्रॉइट में हेनरी फोर्ड का जहां अभिषेक हुआ था 33 डिग्री होल्डर के रूप में, उसी शहर में प्रभुपाद कल्चरल सेंटर बनाने के लिए लाखों डॉलर का दाम देता है अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद को। यह कनेक्शन समझ में आ रहा है तुमको? हेनरी फोर्ड डेट्रॉइट में बनता है फ्रीमेसन्स का 33 डिग्री होल्डर। 1974 में जेराल्ड फोर्ड बनता है अमेरिका का राष्ट्रपति, वो भी फ्रीमेसन्स का 33 डिग्री होल्डर। अल्फ्रेड फोर्ड जो हेनरी फोर्ड का परपोता है, वो 1974 ईस्वी में ही, द सेम ईयर व्हेन जेराल्ड फोर्ड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इन द सेम ईयर अल्फ्रेड फोर्ड ज्वाइंड ISKCON एंड इनिशिएटेड द डिस्पल्शिप ऑफ प्रभुपादा इन 1975। यह भी ध्यातव्य बात है। तो प्रभुपाद से 1974 में मिला अल्फ्रेड फोर्ड, उसी साल जिस साल जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, जो फ्रीमेसन्स का सदस्य था। अल्फ्रेड फोर्ड का परदादा भी फ्रीमेसन्स का सदस्य था। अल्फ्रेड फोर्ड का परदादा डेट्रॉइट में फ्रीमेसन्स का उच्चाधिकारी बना था। अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद से 1974 में मिला, 75 में भारत आया, दीक्षा इत्यादि लेके, और फिर $5 लाख उसने डेट्रॉइट में ISKCON के संस्थापना के लिए, प्रभुपाद कल्चरल सेंटर की स्थापना करने के लिए डोनेट किया। समझ रहे हो कैसे घुसा हुआ है? ISKCON हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। फिर से समझाता हूं, सारे नामों को फिर से याद रखना, और तुम इस बात को वेरीफाई भी करना, क्रॉस चेक भी करना, मेरी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। हेनरी फोर्ड डेट्रॉइट में बनता है 1940 में, 1940 ईस्वी में, फ्रीमेसन्स का 33 डिग्री होल्डर। कौन बनता है? हेनरी फोर्ड। कहां बनता है? डेट्रॉइट में। उसका परपोता अल्फ्रेड फोर्ड 1974 में प्रभुपाद से मिलता है। 1974 ही वह साल है जब जेराल्ड फोर्ड बना अमेरिका का राष्ट्रपति। जेराल्ड फोर्ड फ्रीमेसन्स का एक उच्चाधिकारी रह चुका है। अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद से मिलता है 74 में, 75 में दीक्षा लेता है, और $5 लाख देता है। किस बात के लिए? कि मेरा परदादा हेनरी फोर्ड जिस डेट्रॉइट में फ्रीमेसन्स का 33 रैंक होल्डर बना था, डिग्री होल्डर बना था, वहां पर आप प्रभुपाद कल्चरल सेंटर की स्थापना कीजिए। ये बात हो गई। अब आगे देखो क्या हुआ। इतना ही नहीं, 1983 में ये पूरा भी हो गया था सेंटर बनकर। अल्फ्रेड फोर्ड हैज मेड मेनी सिग्निफिकेंट डोनेशंस टू ISKCON ओवर द इयर्स व्हिच हैज असिस्टेड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड द पुष्प समाधि मंदिर ऑफ प्रभुपाद। ही इज द चेयरमैन ऑफ श्री मायापुर टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटेरियम, ऑल्सो कॉल्ड TOVP। इन अक्टूबर 2003 में फोर्ड स्पेंट अ वीक इन मॉस्को लॉबिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रपोज्ड $10 million Vedic cultural center. It was said that Ford would make a significant financial contribution for the project if it happened. He also bought a $600,000 mansion to house a Hare Krishna temple and learning center in Honolulu. अघोषित रूप से कितना दिया है ये कोई नहीं जानता है, ये हाल है इसका। तो यही अल्फ्रेड फोर्ड, यही जेराल्ड फोर्ड, यही हेनरी फोर्ड, ये पूरा फोर्ड परिवार जो कि फ्रीमेसन्स के घोषित और सक्रिय उच्चाधिकारियों में से रहे हैं, ये प्रभुपाद को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे प्रभुपाद इन लोगों से पैसा लेकर, और इधर की जो गौड़ीय मठ की जो नकली परंपरा थी, जो कि केदारनाथ दत्त और विमल प्रसाद दत्त ने विद्रोह करके गौड़ी संप्रदाय से अलग करके अपना एक इस्टेब्लिशमेंट किया था, उन दोनों को जोड़कर ISKCON को आगे बढ़ाता है और लोगों को मूर्ख बनाता है कि हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हम तो हरे कृष्ण आंदोलन कर रहे हैं, हम तो लोगों को गोलोक भेज रहे हैं, ये सब बातें। तो जितने भी ये सब लोग इसमें घुसे हुए हैं,
ये लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ये कॉरपोरेट चला रहे हैं। ये तुम्हारी भावनाओं का प्रयोग करके, भगवान कृष्ण के नाम का प्रयोग करके, चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रयोग करके, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय शब्द का प्रयोग करके अपना एक पूरा का पूरा सिंडिकेट खड़ा किए हुए हैं। और इस सिंडिकेट का उद्देश्य क्या है? इस सिंडिकेट का उद्देश्य है विश्व में वैसे ही जिहाद को या नरसंहार को प्रसारित करना जैसा कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान करते हैं। सुनकर आश्चर्य होगा तुम्हें। यस, आप इस बात को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। प्रभुपाद इस बात के लिए बहुत अधिक लालायित था, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि हम वैसे ही विश्व में तलवार लेकर चलें और लोगों का माथा काटें जैसे मुसलमान इस्लाम के नाम पर अपने विरोधियों का माथा काटते हैं। ये इसकी इच्छा थी। और आप बोलेंगे इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन प्रमाण यहां नहीं मिलेगा। प्रमाण मिलेगा आगे के अनुभागों में, क्योंकि 2 अनुभागों में हम आपको बताए हैं कैसे केदारनाथ दत्त और विमल दत्त के फ्रॉड को आगे बढ़ाया अभय डे ने उर्फ प्रभुपाद ने, और कैसे फ्रीमेसन्स का पूरा सहयोग इसने आर्थिक रूप से प्राप्त किया और अपने एक संस्था को क्रिएट किया। और फिर आगे बताएंगे कि कैसे ये लोग हिंदू धर्म के अन्य संप्रदायों को गाली देते हुए, अन्य देवताओं को गाली देते हुए ईसाईयत या इस्लाम की प्रशंसा करते हैं। कैसे ये लोग तरह तरह के अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं और कैसे इन्होंने विश्व में नरसंहार की योजना बनाई थी या बना रहे हैं गुप्त रूप से। इन विषयों पर सब प्रमाण, एक एक वाक्य को कोट करते हुए, उसका प्रमाण देते हुए, प्रभुपाद ने कहाँ कहा, कब कहा, किस तारीख को कहा, कहाँ लिखा, किसके सामने कहा, सारे प्रमाण के साथ हम आपको ये सब आगे के अनुभागों में व्यक्त करेंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.